हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब क्लास जमनीलाल कॉलेज। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना और 1315 से 16 तक लगभग 19 वर्षों तक उसने शासन किया। वह एक अनोखा साम्राज्यवादी, अप्रतिम, आविष्कारात्मक शासक था। उसने सत्ता को सदैव अपनी प्रेयसी के रूप में माना। वह परम सत्ता का आकांक्षी था। कोई सत्ता में उसके साथ सहभागी बने यह उसके लिए असहनीय था। परम सत्ता के लिए उसने भली भांति समझा कि आवश्यकता होती एक विशाल निष्ठावान सेना की और अपार संसाधनों की। वह समझ सकता था कि सेना जब तक उसके प्रति निष्ठावान रहेगी, परम सत्ता उसकी दासी बनी रहेगी। वैसे भी सेना की आवश्यकता होती है साम्राज्य विस्तार के लिए, विधि व्यवस्था और न्याय की स्थापना के लिए, विद्रोहियों पर अंकुश या दमन के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, कुलीन वर्ग को अनुशासित रखने के लिए, सक्षम रूप से राजस्व एकत्रित करने के लिए तथा मार्गों की सुरक्षा के लिए। सुल्तान की सत्ता का आधार होता है एक निष्ठावान सेना और उसकी आवश्यकता के लिए विशाल संसाधनों की, ताकि सैनिकों को नियमित वेतन दिया जा सके। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने विचार किया कि क्या सैनिकों को वेतन कोष में वृद्धि से राजकोष पर दबाव पड़ेगा। इसके विचारात उसने सेना के लिए अलग प्रकार से समाधान निकाला। अलाउद्दीन इस रूप में एक महान सुधारक था, लेकिन उसके सभी सुधारों का उद्देश्य था परम सत्ता में वृद्धि, न कि लोकहित, लोक कल्याण और प्रजाहित। अर्थात सुधारों के माध्यम से परम सत्ता की प्राप्ति ही उसका मूल उद्देश्य था। अलाउद्दीन ने जितने भी सुधार किए उन पर सभी की सफलता प्रत्येक सुधार की सफलता पर निर्भर करती है। उन सभी सुधारों में एक अंतर संबंध व्याप्त था, अर्थात एक सुधार की विफलता की स्थिति में दूसरे सभी सुधार विफल हो जाते हैं। अलाउद्दीन द्वारा किए गए सुधार इस प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला सैन्य सुधार। उसने एक अस्थायी और विशाल सेना का निर्माण किया, जिसमें लगभग 4,75,000 सशस्त्र सेना संयुक्त रूप से सुप्रशिक्षित है। उसने घोड़ों को दागने और उनका हुलिया रखने की प्रथा का प्रचलन किया। सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था की। उसने जानबूझकर अपनी सेना को युद्धों में इसलिए व्यस्त रखा ताकि सैनिक गतिशील बने रहें। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व संबंधी सुधार में यह काम किया कि उसने भूमि को मापने और उसका सर्वेक्षण कर उस पर कर लगाने की व्यवस्था की। उसने कृषकों के उत्पाद का 50% भूमि कर अर्थात खिराज के रूप में अदा करने और खिराज के अतिरिक्त 3 और कर, जिसे करी, धरी और चरी के रूप में जानते हैं, वह भी वसूल किया। और इस प्रकार उसने किसानों से कुल उत्पाद का लगभग 80% कर के रूप में वसूल किया। कृषक अपने उत्पाद में से मात्र 10 मन अनाज अपने उपभोग के लिए रख सकते थे। शेष अनाज या उत्पाद निर्धारित मूल्य पर दिल्ली के व्यापारियों को खलिहान में ही बेचने का आदेश था। ग्रामीण क्षेत्रों में चौधरी, खुद और मुकद्दम जैसे प्रभावशाली और कर वसूली करने वाले स्थानीय सरदारों को भी वही कर अदा करना पड़ा जो कि कृषक अदा करता था। उन्हें उनके विशेष अधिकारों से वंचित कर दिया, जिसके फलस्वरूप ये विपन्नता की गर्त में डूब गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कुलीन वर्ग की शक्ति पर प्रहार किया। सर्वप्रथम उसने मिल्क, इनाम, वक्फ और इदराज जैसी भूमि अनुदान को वापस लेकर अधिग्रहित कर लिया। उसने एक कुलीन वर्ग के ऊपर मद्यपान करने का पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कुलीन वर्ग लोग न तो गोष्ठी कर सकते थे और न ही बिना अनुमति के वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे। दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक गुप्तचरों की नियुक्ति की गई इसी काल में होती है, और यहाँ तक कि माना जाता है उस काल में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को गुप्तचर समझता था। इसने लगभग समग्र दोआब क्षेत्र को खालसा भूमि अर्थात राज्य की भूमि घोषित किया। इस कारण राजस्व सीधा केंद्रीय कोष में जमा होता था। जहाँ तक संभव हुआ भूमि अनुदान अर्थात इक़्तिदारों को दोआब की भूमि से अलग कर अन्य भूमि प्रदान की गई। इक़्तिदारों के आय और व्यय का कठोरतापूर्वक अंकेक्षण किया गया। यदि
इक़्तिदारों के पास अनियमितता या भ्रष्टाचार पाया जाता तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। अलाउद्दीन ने उलेमा वर्ग को प्राथमिकता या महत्व नहीं दिया। वह पहला व्यक्ति था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया। इस अर्थ में वह धर्मनिरपेक्ष था। इसके बावजूद भी वह इस्लाम का कट्टर समर्थक बना रहा। उसकी धर्मनिरपेक्षता भी परम सत्ता की प्राप्ति का एकमात्र साधन थी। उसने स्पष्ट रूप से यह घोषित किया, मैं वही कार्य करता हूँ जो राज्य के हित में है और मुझे नहीं मालूम कि निर्णय के दिन मेरा क्या होगा। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य का विस्तार गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिंबाना, जालौर आदि तक किया। वहाँ के शासकों को पराजित किया। ये सभी राज्य खिलजी साम्राज्य का अंग बन गए, लेकिन दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में उसने जानबूझकर इसलिए विलय नहीं किया क्योंकि दक्षिण भारत उसके लिए एक कामधेनु थी। उसने यहाँ की अपार धन संपदा को लूटा और उस संपदा के आधार पर उसने सफलता के साथ सत्ता का उपभोग किया। मात्र उत्तर भारत के संसाधनों के आधार पर परम सत्ता की उपलब्धि उसके लिए संभव नहीं थी और सैनिक सुधार और सेना की मजबूती के लिए अलाउद्दीन ने बाजार नीति का उद्घाटन किया। चूँकि सैनिकों के वेतन में वृद्धि उस समय संभव नहीं थी, इसलिए सैनिक हित के मद्देनज़र उसने पूर्ति एवं मांग को संयमित किया। उसने सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को कम करने का प्रयास किया। उसने ऐसा क्यों किया, यह सर्वाधिक विवादास्पद है। अलाउद्दीन ने क्रय विक्रय की प्रत्येक वस्तु का मूल्य निर्धारित किया और निर्धारित मूल्य पर सभी वस्तुओं की बाजार में पर्याप्त आपूर्ति हो, इसके लिए उसने दिल्ली के सभी व्यापारियों को दिल्ली के चारों ओर 100 कोस दूरी तक जाकर उत्पादों को निर्धारित मूल्य पर खरीदने का आदेश दिया। तत्पश्चात क्रय उत्पादों के दिल्ली में वितरण की व्यवस्था भी की। कहीं दिल्ली के व्यापारी असहयोग की प्रवृत्ति न अपना ले, इसलिए उसने दीवाने रियासत नामक एक कार्यालय की स्थापना की और उस कार्यालय में उन व्यापारियों के नामों तथा उनके हुलिये का पंजीकरण भी करने की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार नीति के तहत 3 प्रमुख उपाय अपनाए। पहला, व्यापारियों को अपने परिवारों के साथ यमुना नदी के तट पर बसने के लिए विवश किया गया। संभवतः इस प्रकार यमुना तट पर व्यापारियों के बस्तियों का विकास हुआ और इस तरह वे राजकीय रूप से बंधक बन गए। दूसरा, उसने दिल्ली के चारों ओर 100 कोस तक सभी कृषकों को कर अदा करने और स्वयं के लिए मात्र 10 मन अनाज रखने के लिए विवश किया। उसके बाद जो अधिशेष बचता उसे निर्धारित मूल्य पर व्यापारियों को बेचने के लिए बाध्य किया। तीसरा, उसने सभी राज्य के कर्मचारियों को यह शपथ लेने के लिए विवश किया कि ये बाजार की नीति की सफलता के लिए अपने स्तर से प्रयास करेंगे और किसी व्यक्ति को जमाखोरी नहीं करने देंगे। इस शपथ की अवहेलना के लिए राज्य के कर्मचारियों को कठोर दंड की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ने किसी भी अकाल, बाढ़ या दुर्भिक्ष की स्थिति में, फसल नष्ट हो या आपदा की स्थिति में मूल्य में वृद्धि न करने का संकल्प लिया। दूसरे शब्दों में, यह मूल्य निर्धारण का बंदोबस्त था जो अस्थायी बंदोबस्त के रूप में माना। जब बाजार के सर्वोच्च अधिकारी ने एक बार मूल्य वृद्धि की अनुशंसा की थी तो उसे सार्वजनिक रूप से कोड़े लगवाए गए थे। किसी भी अभाव या प्रकोप की स्थिति से मुकाबला करने हेतु सुरक्षित रूप से भंडारण की व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत किसानों द्वारा जिन्स में अदा किया गया कर था दिल्ली के अनेक अन्नागारों में संग्रहित किया गया। अभाव की स्थिति में इन अन्नागारों से क्रय विक्रय की वस्तुओं को दुकानदारों को वितरित किया जाता था और इस प्रकार से अलाउद्दीन ने सल्तनत काल में एक अनोखे प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जन्म दिया। आगे की कक्षाओं में हम अलाउद्दीन की बाजार नीति के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।